नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत की आज़ादी की 1857 की क्रांति का बिगुल आज 10 मई के दिन 1857 में आगाज़ हुआ था। उन सब योद्धाओं को जो देश के लिए आज़ादी का बलिदान देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन, वंदन। और आज के हमारे खास मेहमान एमडी रोहतक से प्रोफेसर भूप सिंह गुलिया जी, आप पेंटिंग विषय के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। दर्शकों, कला के अनेकों स्वरूप हैं और उस कला को रंगों के द्वारा उकेरा जाता है। हर रंग का अपना महत्व है। लाल रंग क्रांति का विषय नज़र आता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक नज़र आता है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक के रूप में नज़र आता है। ऐसे रंगों से प्रोफेसर भूप सिंह गुलिया जी खेले हैं। 35 वर्षों का आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। प्रोफेसर साहब, किस प्रकार से आपकी वो जीवन यात्रा है? कैसे आपको लगा कि आपको इस पेंटिंग की कला के क्षेत्र में भाग लेना है? थोड़ा बताते चलें आपकी वो जो कला की यात्रा है। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो मेरा एक ये प्राकृतिक शौक़ रहा है। गांव की पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। जी। वहाँ के बाद फिर चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में आर्ट की पढ़ाई मेरी एक रिफाइनमेंट है, उसमें शुद्धता आई है, बेसिक चीज़ें सीखी है, वो एक एकेडमिक पार्ट रहा है। उसके बाद मैं टीचिंग में आया हूँ। एमडी यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ पर अपना टीचिंग का काम शुरू किया और रिसर्च में भी मैं अपना आगे रहा हूँ आर्ट की रिसर्च पे। जी। और रिसर्च में मेरा मेन टॉपिक रहा है वो गांव की पृष्ठभूमि, गांव के सब्जेक्ट है। क्या बात है। क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे हरियाणा को रिसर्च के माध्यम से बताना चाहता था कि हरियाणा में आर्ट बड़ी मजबूत है जी। और एक खासकर उसका लोक कला का जो पार्ट है वो बहुत मजबूत रहा है जी। उसकी अपनी रंगत है, अपनी गहराई है। ये बताने में मैं अपने ढंग से कामयाब। उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, जो इंटरनेशनल किताब है जी। और वो बहुत सेल हुई है बाहर के देशों में जी। तो ये था मेरा। अभी मैं, जैसे आपने जिक्र किया कि 1857 की जी, 1857 के ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है और उस समय फोटोग्राफ बहुत कम उपलब्ध है जी। तो मेरे को डॉक्टर केसी यादव ने ब्रीफ किया कुछ हिस्ट्री जो उन्होंने रिसर्च किया होगा, तो उसके आधार पर मैंने पेंटिंग बनाई जो कुरुक्षेत्र के म्यूजियम में जी है अभी भी जी। और एक म्यूजियम हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में बना हुआ है, जिसमें मेरा पूरा का पूरा, उसमें एक सीरीज बनी है 1857 में जो हरियाणा के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। क्या बात है, बहुत उम्दा। जैसे जींद के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, रोहतक के एरिया के लोगों ने, इवन के मेवात के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने काफ़ी उसमें भाग लेके ये लड़ाइयाँ लड़ाई 1857 के उसमें जी। इवन के जब मैं पेंटिंग कर रहा था तो मुझे हर एक क्षेत्र की मिट्टी का रिसर्च करना पड़ा कि उसमें मिट्टी का रंग क्या है, वहाँ के लोगों के करैक्टर क्या है और उनकी क्या मजबूती है, तो ताकि मैं अपनी पेंटिंग में ये जस्टिफाई कर सकूँ कि हरियाणा के लोगों का विशेष तौर पे एक विशेष जोश के साथ उनका भागीदारी थी जी। मैं खोखरा कोट की बात करूँ जिसमें कैप्टन हडसन को उन्होंने काफ़ी घायल कर दिया था और वो रोता बिलखता हुआ लेके गए थे। उसकी मैडम के कुछ लेटर उसमें बखान कर रखा है कि वो बहुत घायल थे जी। तो इस तरह का काम किया है मैंने म्यूज़ियम को लेके, ताकि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे जाके सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली लोग जाके सीख सकते हैं कि अपना इतिहास क्या है जी। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है जी। वो पेंटिंग के माध्यम से हो चाहे लेखन के माध्यम से हो जी। डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं हरियाणा में कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखना।
क्या प्रोफेसर भूप सिंह गुलिया जी के बारे में कोई ऐसी घटना याद आती हो बचपन में, जब कभी बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहा कि ये बहुत अच्छा एक पेंटर या कलाकार ऐसा बनेगा, ऐसी कोई घटना दिमाग में दृष्टांत आपको नज़र आता हो डॉक्टर साहब? ये कुदरती तौर पर ही रहता है कि कलाकार को जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता वो आगे बढ़ता नहीं। तो गांव में जब मैं काम करता था, आर्ट का कोई भी काम मैं दीवारों पे ही करता था ज़्यादातर, तो लोग एप्रिशिएट करते थे, इससे मुझे एक ताकत मिलती थी आगे कुछ करने की, और मैं लगा रहता था। जी। दूसरा, जब चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में था तो मैंने इस बात को भी प्रूव किया कि हरियाणा का कोई बच्चा कहीं से भी कम नहीं है। जी। तो इसलिए मैंने वहाँ से गोल्ड मेडल भी लिया अपने उसमें जी। फील्ड में। भूप का मतलब राजा होता है। हाँ। और आपने राजा बन के प्रूव कर दिया पढ़ाई मैंने में। प्रूव किया। जी। और मैं पहला ही स्टूडेंट था जो आर्ट कॉलेज से निकल के पीएचडी तक पहुंचा। क्या बात। और एक हायर स्टडी सेंटर पे मैंने पढ़ाया। जी। और मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जापान है, जर्मनी है, और अपने ये दूसरे बार्सिलोना है स्पेन में। जी। तो यहाँ इंटरनेशनल मैंने अपने पेपर वहाँ पर प्रेजेंट किए, जिसमें हरियाणा का ही टॉपिक था, फोक आर्ट को लेके। और हमारी जो धार्मिक जो आर्ट है, जिसको हम तंत्र आर्ट कहते हैं, जी, उसको लेके मैंने वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दी। जी। डॉक्टर साहब, जब हम कलाकार की बात करते हैं, पेंटर की बात करते हैं, घरों में सफ़ेदी करने वाले होते हैं, घरों को बहुत बदसूरत है, घर को बहुत सुंदर स्वरूप दे देते हैं, लेकिन उनका जो जीवन स्तर या उनका आय का जो साधन या वो तंगी का वो जो दौर है, उनको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं मिल पाता, एक्रीडेशन नहीं या एक्नॉलेज नहीं कर पाते उनको कि वो कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीवन भी सुधार रहे हैं, किसी के घर को भी सुंदर बना रहे हैं। क्या इस दिशा में सरकार के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स तैयार किया जाए, ताकि उन जो इस विधा में भी जो किसी भी स्तर पे अज्ञानतावश या कम अभाव में उस सीखने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या इस दिशा पर भी सरकार के स्तर पर, या आप क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ हैं, मेरा प्रश्न पूछना अति आवश्यक था, क्या कि उन लोगों की पीड़ा को भी समझा जाए? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया और बेसिक सतह से जुड़ा हुआ सवाल है ये, और जिसकी ज़रूरत भी है। मेरा जितना रिसर्च पीएचडी का काम था वो गांव की हवेलियां, जोड़, तालाब और मंदिरों पर रहा है जी, जिसमें भित्ति चित्र हैं ज़्यादातर। जी। मैं चौपाल के ऊपर भी काम किया है। मैं जब जाता था गांव में तो या तो वो खंडित हैं या उनके चित्र प्राय नष्ट से हो चुके हैं। जी। कुछ बचे हुए हैं, लेकिन ना तो समाज का कोई व्यक्ति उनके प्रति आदर सम्मान रखता है, और सरकार तो बहुत दूर बैठी है। जी। सबसे पहले ट्रेनिंग जो है, सरकार अपने निर्देश दिए कि भी जो भी सरपंच बने जी, या मुख्य जो व्यक्ति है या स्कूलों में एक हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए कि जो हमारी विरासत है उसको हम बचाएं कैसे। क्या बात है। अगर हम विरासत नहीं बचा पाएंगे तो अगले आने वर्षों में हमारी पीढ़ियां भूल जाएंगी कि हमारी कितनी जिंदा दिली संस्कृति थी यहाँ पर। हमारे मंदिरों की जो जान थी उन चित्रों के माध्यम से जी वो विलुप्त हो जाएगी। हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण था जिसमें हम एक एक चीज़ को पिरो कर रखते थे चित्रों के माध्यम से, वो विलुप्त हो जाएगी। जी। हमारे पास बचेगा क्या? एक ये कोई वेस्टर्न संस्कृति जिसको हम फैशन के तौर पर ले रहे हैं। असली जान तो हमारी गहरी संस्कृति में जुड़ी हुई है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आज बच्चा जो युवा है फ़ोन के आधुनिकता और आभासी दुनिया में है, आपका अनुभव का लंबा चौड़ा अनुभव है, विषम से विषम परिस्थितियों से निकल के आपने एक मुकाम हासिल किया और ऐतिहासिक एक उपलब्धि हरियाणा के लोगों को जब आपने उपलब्ध कराई कि गोल्ड मेडल लेना, तो इस रंग बिरंगी दुनिया में, कहते हैं रंग बिरंगी दुनिया है, लेकिन वो रंग बिरंगी दुनिया वो दिल से रंगीन नहीं नज़र आती, वो आँखों से रंगीन नज़र आती है, क्योंकि सबकी आँखों पर चश्मे लग गए।
वो कलर ब्लाइंड की समस्या होगी। क्यों? डिजिटल क्रांति ने उसमें आभासी दुनिया में खोए रहना, नेचुरल कलर से आज व्यक्ति दूर है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि विरासत जो हमारी है उसको ना तो हम सजो पाए, ना उसको संरक्षित कर पाए। और जिस प्रकार से आपने विषय उठाया है, ये सरकारों का भी विषय है, सामाजिक व्यक्तियों का भी विषय है। किस प्रकार से आप युवाओं को कहेंगे कि कैसे उन कलरों के महत्व को, रंगों के महत्व को समझें? क्या वो रंग उनके जीवन में खुशनुमा रंग और रंगीले रंग बन सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें मैं दो ही बातें कहूँगा कि एक तो जो चित्र बनाते थे दीवारों पे, मंदिरों में या चौपाल पे, उसमें तीन सब्जेक्ट होते थे जी। हमारे धार्मिक सब्जेक्ट, सामाजिक और रामायण महाभारत की सीन थे। पहले हम मंदिर में जाते थे, हमारा हर कामना पूरी हो जाती थी। अब जाते हैं, क्यों नहीं होती? उन चित्रों को जब चित्रकार बनाता था तो एक खास पावर उसमें देता था, जो आपके जो सपने हैं या जो इच्छा है वो उनको पूरा करते थे वे चित्र जी। और उनकी जो ही रिस्पेक्ट कम हुई तो आप जितने मर्जी पूजाएं पाठ करते रहो, असली किसी को अपना सही फायदा देखना तो सही श्रद्धा के साथ उन चित्रों का और उन मंदिरों का, उन चौपालों का रख रखाव कर दो, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी जी। ये मैं स्वयं में रिसर्च करके बता रहा हूँ। क्या बात है? ये मैंने अपनी रिसर्च में भी लिखा है कि जो वे सिर्फ एक कारीगर नहीं थे, वो देवताओं के समीप हैं जिन्होंने ये बनाया है। क्या बात है? मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी गहराई के साथ आकार, रंग और मेल जोल की परिभाषा दी है, जो हमारी संस्कृति में भाईचारे के रूप में थी। वो संदेश देते हैं। और ये जो मोबाइल है, नेचुरली टेक्नोलॉजी है, वो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। अगर उसको सही से सीखा नहीं चलाना तो नुकसान देगा वो जी। मेरा अंतिम निवेदन डॉक्टर साहब, कलाकार पेंटर बड़ी मेहनत करके, हो सकता है एक पेंटिंग को बनाने में उसको महीनों लग जाएं, हो सकता है एक पेंटिंग उसकी 2 घंटे में तैयार हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, अब लोग ऐप में डाला फ़ोटो और वो पेंटिंग का स्वरूप ले लेता है। कितनी आप उसकी लाइफ समझते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक आर्टिस्ट मेहनत करके अपनी लगन से, अपने खून पसीने से उस पेंटिंग को तैयार करता है, उसमें और वर्तमान AI के ज़माने में? देखो, AI है या न्यू टेक्नोलॉजी है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी ह्यूमन सोच की लाइफ अच्छी है जी। और AI के ज़रिए आप कोई आर्ट नहीं बना सकते। मैं उसको आर्ट तो नहीं कहूँगा जी। आर्ट तो सिर्फ जो साधना करके बनाता है उसी को ही आर्ट कहूँगा मैं। क्या बात है? जो गहरी साधना के साथ, मन्नत के साथ, पूरे शरीर के लगन के साथ करेगा, वो आर्ट है। किसी यंत्र के साथ कुछ भी चीज़ है वो आर्ट नहीं हो सकती। वो एक फैशन है, वो एक एंटरटेनमेंट है जी। मेरा अंतिम निवेदन, क्योंकि आपसे चर्चा करके खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ऐसी शख्सियत के नज़दीक हम बैठे हैं और सौभाग्य मिला है कि हमें आपसे चर्चा करना, मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। मेरा अंतिम निवेदन, जिस प्रकार से युद्ध का माहौल पूरे विश्व भर में चल रहा है, कभी रूस यूक्रेन की हम बात करते हैं, कभी इज़राइल फ़िलिस्तीन का हम जिक्र करते हैं, कभी भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, एक जो पेंटर है, एक कलाकार है, वो किस नज़रिए से उस युद्ध को देखता है? जब हम महाभारत के काल के समय की बात करते हैं, कौरवों और पांडवों का युद्ध देखा होगा। जब हम रामायण की बात करते हैं, जब आदर्शों की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चर्चा करते हैं, उसको भी चित्रों के द्वारा उकेरा गया। इस युद्ध की इस पृष्ठभूमि को एक कलाकार, एक पेंटर किस नज़रिए से देखता है? और क्या उस पेंटर की उस पेंटिंग में कोई ताकत है? किस प्रकार की युद्धों पर कुठाराघात किया जा सके, उन युद्धों को शांति में तब्दील किया जा सके, जो आतंकवादी घटनाएं हैं उन पर कंट्रोल पाया जा सके? क्या कलाकारों के पास कोई ऐसी ताकत जो मनोयोग से जो उन्होंने प्राप्त की है, जिस प्रकार से आपने बताया कि भगवान का एक स्वरूप होता है कलाकार, बड़ी साधना से वो ऐसा कर पाता है, थोड़ा बताते चले। आपके मार्गदर्शन से शायद देश व दुनिया को कुछ मार्गदर्शन मिल पाए। डॉक्टर साहब, देखो, इसमें कोई भी देश हो और
कोई भी राजनेता हो, इसमें अब युद्धों के कोई खास मुद्दे नहीं रहे हैं। जी। पहली तो बात यह है कि उसको मैं युद्ध नहीं कहूँगा। आप भले ही उसको टेक्निकली जो भी नाम दे दो, मैं तो नहीं देता। जी। ये एक किस्म की सनक है। क्या बात है। चाहे पॉलिटिशियन, जैसे हम एक एग्जांपल पूरी दुनिया देख सकती है, हिटलर में एक सनक थी जी। उसका कोई मुद्दा नहीं था। हमें ये पहचानना जरूरी है कि मुद्दे एक्चुअल में हैं क्या। जी। आज के ज़माने में मुद्दे रोजगार के हैं, टेक्नोलॉजी से साउंड होने के हैं, जी। जो ह्यूमन लाइफ को बेटर बना सकते। जी। ये तो एक मुद्दे रह गए। जी। अब वो पुराने कोई चीज़ बची नहीं। एथिक्स पे हम लड़ाई लड़ सकते, भाई एक आदमी किसी को तंग कर रहा है जी। तो हमें उसकी हिफाजत करने में आगे आना चाहिए। जी। कोई गरीब को सता रहा तो आगे आना चाहिए। जी। यहाँ तो जानबूझ के कोई गरीब बना रहे तो बना रहे। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, आज के ज़माने में भी हम युद्धों में फंसे रहेंगे तो ये सनक है। ये कोई समझदारी नहीं है। जी। क्योंकि हर कंट्री को पता है कि युद्ध में कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो नहीं पता था जी। पर आज इतना एडवांस है हर इंसान कि प्यार से तो दुनिया जीती जा सकती है, प्यार से तो बढ़िया जीवन जिया जा सकता है, युद्ध से कभी नहीं। जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर कलाकार जो होता है वो कला जिस प्रकार से भगवान अपने बच्चों को उत्पत्ति देता है, उनका लालन पालन करता है, उनकी रक्षा करता है, ऐसे कलाकार का तो वही स्वरूप है। वो कलाकार किसी चीज़ का उत्पत्ति तो कर सकता है, विनाश की स्थिति वो नहीं देखता। विनाश के काल की जो दृश्य है वो नहीं फिल्मांकन करना चाहता, वो नहीं बनाना चाहता। वो देखना चाहता है कि किस प्रकार से एक सुखद दृश्य पूरे विश्व का बने। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत के साथ आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।